नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दुखद हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर घटना है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, हमारे पास कई समाचार रिपोर्ट्स हैं, कुछ तकनीकी लेख भी हैं और विशेषज्ञ विश्लेषण भी हैं। तो कोशिश यही है कि इस घटना के जो तथ्य हैं और जो मुख्य सिद्धांत उभर रहे हैं, उनको स्पष्ट किया जाए। हाँ, तो ये हादसा 12 जून 2025 का है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ए ड्रीम लाइनर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही हादसा हो गया। जी बिल्कुल, महज 34 सेकंड के अंदर, टेक ऑफ के 34 सेकंड बाद ही पास के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। ओह माय गॉड! और इसमें जाने भी काफी गई। हाँ, बहुत भारी जनहानि हुई। विमान में 242 लोग सवार थे, उनमें से 241 नहीं रहे। इसमें 12 क्रू सदस्य भी थे। और जमीन पर भी? जी, जमीन पर भी 38 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई। बस एक यात्री बच पाए। सिर्फ एक यात्री? वो कैसे? वो ब्रिटिश नागरिक थे। उनकी सीट 11A थी, जो कि एक इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पास थी। शायद इसी वजह से। अच्छा, इस हादसे के बाद मुआवजे वगैरह की भी बात हुई है? हाँ, टाटा ग्रुप ने तो हर प्रभावित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा की है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, हाँ, उसके हिसाब से देनदारी करीब 1.4 करोड़ तक जा सकती है ना? जी बिल्कुल, लगभग उतनी। ठीक है, तो अब आते हैं जांच पर। कौन जांच कर रहा है और क्या कुछ अहम मिला है अब तक? देखिए, मुख्य जांच एजेंसी तो भारत की AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। लेकिन क्योंकि ये विमान अमेरिकी बना हुआ था, बोइंग। अच्छा, तो NTSB भी शामिल होगी अमेरिका की? जी हाँ, NTSB भी मदद कर रही है। और क्योंकि कई यात्री ब्रिटिश थे, तो UK की AAB भी इसमें शामिल है। बोइंग और एयर इंडिया की अपनी टीमें तो हैं ही। और सबसे जरूरी चीज, ब्लैक बॉक्स, वो मिले? हाँ बिल्कुल, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए हैं। जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, पर असल में वो चमकीले नारंगी होते हैं। जी हाँ, ताकि मलबे में आसानी से दिख जाएं। ये बहुत अहम सबूत होते हैं। CVR से पायलटों की बातचीत, कॉकपिट की आवाजें, अलार्म। और FTR से विमान की सारी तकनीकी जानकारी, जैसे स्पीड, हाइट, इंजन की हालत। बिल्कुल, सैकड़ों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। इनसे पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। और इस बार विमान के बाहर और केबिन के कैमरों का DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी मिला है। अच्छा, तो ये सब मिलने के बाद अब तक के सबूत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? एक थ्योरी जो बार बार आ रही है वो है इंजन या पावर फेलियर की, और उसमें ये RAT का जिक्र है। हाँ, ये RAT वाली बात काफी अहम लग रही है। कई वीडियोस हैं, चश्मदीद हैं, जिन्होंने कहा कि विमान को ऊंचाई लेने में दिक्कत हो रही थी और सामान्य इंजन की आवाज की जगह एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी। जो RAT की आवाज हो सकती है, ये RAT है क्या चीज? ये रैम एयर टरबाइन है, एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा टरबाइन होता है। और ये काम कब आता है? ये बिल्कुल इमरजेंसी में काम आता है। जब विमान के दोनों इंजन बंद हो जाएं और जो बैकअप पावर यूनिट होती है, APU, वो भी फेल हो जाए, मतलब टोटल पावर लॉस जैसी स्थिति में। तब ये हवा के दबाव से घूमकर बिजली बनाता है। जी, हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बहुत हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर पैदा करता है, ताकि पायलट कम से कम विमान को थोड़ा कंट्रोल कर सकें। तो अगर RAT एक्टिवेट हुआ था, तो ये इस बात का पक्का संकेत है कि विमान ने लगभग सारी पावर खो दी थी। यानी ये सिर्फ एक इंजन फेलियर नहीं था, मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। निश्चित रूप से विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि दोनों इंजनों का एक साथ बंद होना ये किसी आम मैकेनिकल प्रॉब्लम या पक्षी टकराने से शायद ना हुआ हो सकता है कोई गहरा सिस्टम का मसला हो, कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ये तो ज्यादा चिंता की बात है। हाँ, और जो जीवित बचे यात्री हैं, उन्होंने भी ऐसी ही आवाज सुनने की बात कही है। साथ में इमरजेंसी लाइट जलने का भी जिक्र किया। और एक और अजीब बात थी, विमान का लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद काफी देर तक नीचे ही रहा। अच्छा, ये भी अजीब है। अच्छा, एक और बात चल रही है ऑनलाइन कि कहीं पायलट ने गलती से फ्लैप्स तो नहीं वापस ले लिए थे लैंडिंग गियर की जगह? हाँ, ये फ्लैप रिट्रैक्शन एरर की थियरी भी है। देखिए, फ्लैप्स जो होते हैं वो पंखों का हिस्सा हैं जो टेक ऑफ के वक्त कम स्पीड पे लिफ्ट बढ़ाते हैं। अगर उन्हें जल्दी हटा लिया तो विमान लिफ्ट खो सकता है, खासकर कम ऊंचाई पर। ये मानवीय भूल पहले भी हुई है, लेकिन बोइंग 787 में कई सेफ्टी सिस्टम होते हैं
ऑटो स्लैट्स होते हैं जो चेतावनी देते हैं। पर क्या एयरबस जैसा अल्फा लॉक होता है जो रोकता ही है फ्लैप हटाने से? नहीं, 787 में वैसा अल्फा लॉक नहीं होता। तो सैद्धांतिक रूप से गलती हो सकती है, पर इस केस में AI 171 में जो RAT एक्टिवेट होने और लैंडिंग गियर नीचे रहने के सबूत हैं, वो इस फ्लैप वाली थ्योरी को थोड़ा कमजोर करते हैं। ज्यादा शक अभी भी पावर फेलियर पर ही है। ठीक है, अब जरा विमान की बात कर लें। VTANB ये कितने पुराना था? और इसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा था? ये विमान करीब 11 साल पुराना था। इसकी पिछली बड़ी सी जांच जून 2023 में हुई थी, अगली दिसंबर 2025 में होनी थी, और हाल ही में मार्च 2025 में एक इंजन की मरम्मत हुई थी और अप्रैल 2025 में दूसरे का निरीक्षण हुआ था। तो मतलब रिकॉर्ड तो ठीक ही लग रहा है। अच्छा, DGCA ने कुछ कदम उठाए हैं इसके बाद? हाँ, DGCA ने फौरन एयर इंडिया के बाठी बोइंग 787 बेड़े, खासकर जिनमें GNX इंजन लगे हैं, उनकी उड़ान से पहले अतिरिक्त और गहन जांच के आदेश दिए हैं। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल, हाइड्रोलिक्स, ऑयल सिस्टम, कई चीजों पर ध्यान देने को कहा है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में या शायद इस जांच में? देखिए, AI विमानन सुरक्षा में तेजी से अपनी जगह बना रहा है, खासकर रोकथाम में। मतलब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए डेटा एनालाइज करना कि कोई पुर्जा कब फेल हो सकता है, या पैटर्न पहचान कर खतरों का पहले से अंदाजा लगाना, पायलटों की मदद के लिए बेहतर सिस्टम बनाना, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारना, इन सब में AI का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस खास हादसे की जांच में फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जांच पारंपरिक तरीकों पर ही ज्यादा निर्भर है। जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनका विश्लेषण, पुर्जों की जांच, विशेषज्ञों की राय, इसी पर फोकस है। लेकिन हाँ, ये हादसा ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि भविष्य में AI कैसे और ज्यादा मदद कर सकता है। शायद ऐसे जटिल फेलियर पैटर्न को वो जल्दी पकड़ पाए जो इंसान ना पकड़ पाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी तक के जो संकेत हैं वो एयर इंडिया 171 के हादसे के पीछे किसी बड़े इंजन या पावर फेलियर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और ये RAT का एक्टिवेट होना एक बहुत बड़ा सुराग है। सही कहा। असली तस्वीर तो ब्लैक बॉक्स और DVR के डेटा के पूरे विश्लेषण के बाद ही सामने आएगी। इसमें वक्त लगता है, शायद साल भर या उससे भी ज्यादा। हाँ, इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और ये घटना हमें फिर याद दिलाती है कि देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, एविएशन सेफ्टी एक लगातार चलने वाली चुनौती है। AI जैसी चीजें भविष्य में सुरक्षा जरूर बढ़ाएंगी, लेकिन मशीन, इंसान और जो अप्रत्याशित हालात होते हैं, उनके बीच का जो संतुलन है, उसे समझना हमेशा जरूरी रहेगा। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, जिससे ना सिर्फ इस हादसे की वजह पता चलेगी, बल्कि उम्मीद है कि भविष्य की उड़ानें और सुरक्षित बनेंगी। विमानन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो विषय आजकल खूब चर्चा में है। हाँ, बिल्कुल। आज हम इन्हीं के संगम पर बात करेंगे। हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, टेक एक्सपर्ट्स की राय, न्यूज़ आर्टिकल्स। हाँ, इनसे हम जानेंगे कि AI विमानन को कैसे बदल रहा है ना? बिल्कुल। हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालना। मतलब ये समझने में मदद मिले कि AI का असल असर कहाँ दिख रहा है, कहाँ उम्मीदें हैं, हाँ, और कहाँ अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। तो शुरुआत करते हैं उस असर से जो दिखने लगा है। कई एयरलाइंस जैसे डेल्टा, साउथवेस्ट, यूनाइटेड अपने रख-रखाव के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जिसे कहते हैं। हाँ, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब समस्या आने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेना। सही। इससे अचानक होने वाली गड़बड़ियों और देरी में कमी आ रही है, जाहिर है। हाँ, और ये सिर्फ रखरखाव तक ही सीमित नहीं है। AI जो है वो उड़ान के रास्तों को भी बेहतर बना रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है। अच्छा। जैसे यूनाइटेड और एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस ने दिखाया है कि कैसे AI की मदद से ईंधन बचाया जा सकता है। काफी बचत होती है। वाह। साथ ही यात्री अनुभव को भी पर्सनलाइज किया जा रहा है, जैसे चैटबॉट्स। हाँ, वो तो मैंने देखा है। या आपकी पसंद के हिसाब से यात्रा सुझाव देना। डेल्टा, सिंगापुर एयरलाइंस ये सब कर रही हैं। ये तो हुए वो फायदे जो मिल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल स्वायत्त उड़ान का है, मतलब बिना पायलट के उड़ान। हाँ, ये बड़ा हॉट टॉपिक है। क्या ये बस कहने की बात है या हकीकत बनने के करीब है?
रिलायबल रोबोटिक्स जैसी कंपनियां हैं जो लगातार ऑटो पायलट पर काम कर रही हैं। बिल्कुल। पर दिलचस्प बात यह है कि वो अभी सीधे एआई पर नहीं बल्कि पहले से जांचे परखे एल्गोरिदम पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये बताता है कि सुरक्षा और सर्टिफिकेशन अभी भी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं, खासकर जब बात विमान उड़ाने की हो। सही। पूरी तरह एआई पर निर्भरता से पहले बहुत भरोसे की जरूरत है। वहीं विस्क एरो जैसी कंपनियां छोटी स्वायत्त एयर टैक्सी बना रही हैं, ईवीटॉल्स। एयर टैक्सी। हाँ, जिनकी निगरानी जमीन से ऑपरेटर करेंगे। और हाँ, जिपलाइन तो पहले से ही वो दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, हाँ। जो मशीन लर्निंग वाले कोड पर चलते हैं। तो कहने का मतलब है, लक्ष्य अभी पायलट को हटाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा बढ़ाना है। बिल्कुल। जैसे उड़ान के दौरान कंट्रोल खो देना, एलओसीआई, या जमीन से टकरा जाना, सीएफआईटी, इन घटनाओं को रोकना। मतलब इंसान की भूमिका अभी भी अहम है, खासकर जब कुछ अप्रत्याशित हो जाए। बिल्कुल। जैसे हवाई यातायात नियंत्रक, एटीसी। बिल्कुल सही कहा। एटीसी का काम सिर्फ विमानों में दूरी बनाए रखना नहीं है, उन्हें आपात स्थिति संभालनी होती है, मौसम की गड़बड़ी। हाँ। कोई भी अनियोजित घटना, इसके लिए तुरंत सोचना, तालमेल बिठाना, अनुभव चाहिए, जो फिलहाल एआई के बस की बात नहीं। एक स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण था जहां कॉकपिट इंडिकेटर फेल हो गया था। अच्छा, फिर? तो एक एटीसी ने टावर से देखकर पायलट को बताया कि लैंडिंग गियर नीचे है या नहीं। ये मानवीय सूझबूझ है ना? हाँ, ये तो कमाल है। और कॉकपिट के अंदर मान लीजिए कोई आपात स्थिति आ गई, तो मेडे कॉल कौन करता है, कैप्टन या को पायलट? देखिए, आमतौर पे प्रक्रिया ये होती है कि जो पायलट उस वक्त विमान नहीं उड़ा रहा होता है, अच्छा, अक्सर को पायलट, वो दूसरे पायलट से सहमति लेकर कॉल करता है। मतलब आपसी सहमति से। हाँ, ये फैसला मिलकर लिया जाता है, कोई अकेला नहीं। जाहिर है सब कुछ इतना आसान नहीं है। एआई अपनाने में कुछ बाधाएं भी होंगी। हमारे स्रोतों में नियामक मंजूरी का जिक्र था। हाँ, वो तो है। एफएए जैसी एजेंसियों से सर्टिफिकेशन लेना एक बड़ी चुनौती है, बहुत पेचीदा प्रक्रिया है। और इसके अलावा साइबर सुरक्षा का खतरा। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। और आम लोगों का इसे स्वीकार करना भी जरूरी है, पब्लिक एक्सेप्टेंस। लेकिन जहाँ चुनौतियां हैं वहीं सफलता की कहानियां भी है। भारत का डिजी यात्रा, हाँ, इसका एक अच्छा उदाहरण लग रहा है। निश्चित रूप से। ये चेहरे की पहचान से, मतलब बिना किसी संपर्क के बोर्डिंग की सुविधा देता है, बायोमेट्रिक। और सबसे खास बात इसकी प्राइवेसी है। आपका डेटा आपके फोन पर ही रहता है और 24 घंटे में डिलीट हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, अभी ये 13 एयरपोर्ट पर है और 2026 तक 50 से ज्यादा पर लाने का लक्ष्य है। तो इससे एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती होगी? बिल्कुल, भीड़ कम, लागत कम और प्रक्रिया तेज। ये दिखाता है कि तकनीक कैसे सफर को आसान बना सकती है। और ये सब उस समय हो रहा है जब विमानन उद्योग खुद कई मुश्किलों से गुजर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। आयाटा के आंकड़े बताते हैं कि महामारी के बाद सुधार तो है, लेकिन मुनाफा बहुत कम है, ईंधन बहुत महंगा है। खासकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एसएएफ। हाँ, एसएएफ, और नए विमानों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। बिल्कुल, और इसी वजह से एआई से मिलने वाली बचत, चाहे वो ईंधन में हो या रखरखाव में, आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सही बात है। ये एयरलाइंस को मुश्किल हालात से निपटने में मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई विमानन उद्योग में अपनी जगह बना रहा है, उसे ज्यादा कुशल और सुरक्षित बना रहा है। हाँ, लेकिन पूरी तरह ऑटोमेशन वो अभी दूर की कौड़ी लगती है। सहमत हूँ। इंसान, खासकर मुश्किल और अप्रत्याशित हालात में फैसले लेने के लिए अभी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तकनीक, नियम और इंसान के बीच सही तालमेल ही भविष्य का रास्ता तय करेगा। और हाँ, यहाँ एक विचार छोड़ जाता हूँ। जरूर। सिस्टम भरोसा कैसे बनाए रखेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। खासकर जब इंसान और मशीन को मिलकर काम करना हो, ये विश्वास बनाना, ये शायद अगली बड़ी चुनौती होगी।